अस्सलाम वालेकुम। होप यू गाइस आर फाइन। आज हम यूनिट 1 जो आपका फिज़िक्स का है, फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, इसकी हम क्विक से रिवीजन करेंगे। शॉर्ट नोट्स हैं जैसे हमने पहले डायनामिक्स 1 के किए हैं। तो इसके लिए आपने ये करना है कि ये जो पेज मैंने सामने आपके खोला हुआ है, आपने साइड पे जो है अपनी बुक ओपन कर लेनी है। तो जो टॉपिक यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, आपने यही टॉपिक अपनी बुक पे देखना है कि बुक वालों ने इस बारे में आपको क्या बताया हुआ है। ठीक है, तो मैंने जस्ट ये शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, बाकी आपने इसको प्रिपेयर बुक से ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप अपनी बुक खोलेंगे ना, तो आपको जो पहला पेज नज़र आता है उस पर लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, यानी कि जो आपकी बुक का पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स। अगर आप इसको देखें ना, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स टॉपिक को, तो इसमें आपको टोटल जो है वो 3 पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। इसको आप एक बार जब रीड देंगे ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि इसमें ऐसा कुछ याद करने वाली चीज़ नहीं है। अगर इसको हम देखें ना, तो इसमें सबसे पहले एक तो आपने इसको MCQ के लिहाज से ज़रूर प्रिपेयर करना है। बाकी क्वेश्चन के लिहाज से इसमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। तो MCQ के लिहाज से आपने क्या करना है, इसको रीड दें तो लिखा हुआ है सबसे पहले आपको सेंचुरी के बारे में बताया हुआ है कि जो 19th सेंचुरी थी उसमें जो फिज़िकल साइंसेज हैं उनको 5 डिसिप्लिन्स में डिवाइड किया गया था। तो ये एक इन्फॉर्मेशन बेस्ड चीज़ है जो आपने याद रखनी है MCQ के लिए कि 19th सेंचुरी और 19th सेंचुरी में कौन सी साइंसेज, फिजिकल साइंसेज को 5 डिसिप्लिन में जो है वो डिवाइड किया गया था। अब इनके 5 के नेम्स आपने याद रख लेने हैं। अब इन्हीं 5 में जो फिज़िक्स है ना वो बहुत फंडामेंटल है, तो इस वजह से हम अब इसको बेसिकली वो हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि फिज़िकल साइंसेस को हमने 5 डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन में जब डिवाइड किया था तो उसमें से फिज़िक्स एक है, तो इसलिए अब इन्होंने पूरी फिज़िक्स जो है वो उस पर एक बुक लिखी हुई है। ठीक है, और फिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मैटर को पढ़ते हैं, एनर्जी को पढ़ते हैं और उसकी इंटरेक्शन को पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, MCQ में याद सकती हैं, या फिज़िक्स में जब पूछा जाता है, वाइवा में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिज़िक्स में हम स्टडी क्या करते हैं, फिज़िक्स क्यों पढ़ते हैं। आपने ये नहीं बताना होता हम इसमें न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, फार्मूलाज पढ़ते हैं। जो सिंपल चीज़ है जो वाइवा वाला आपसे पूछना चाह रहा होता है, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है फिज़िक्स का, वो ये है कि फ़िज़िक्स में हम मैटर को, एनर्जी को और उनके इंटरेक्शन को या उनके इंटर कन्वर्जन को स्टडी करते हैं। ठीक हो क्या। इसके बाद जो आगे आपको हेडिंग दी हुई है फिज़िक्स इन द साइंस, इसको एक बार इसको एक बार जो है आपने रीड दे देना है। इसमें ये बताया हुआ है कि जो साइंस है, जो हमारी बायोलॉजी है, जो हमारी मेडिकल फील्ड है, उसमें किस तरह से फिज़िक्स इन्वॉल्व है। तो इसकी एग्जांपल आपको इन्होंने एक बताई हुई है कि जो हमारे पास सिंपल सी चीज़ भी, आप आगे जाके जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को पढ़ेंगे, अल्ट्रासाउंड के बारे में पढ़ेंगे, या आपने कहीं पर नाम सुना होगा डॉपलर अल्ट्रासाउंड का। तो उसमें क्या होता है कि वेन्स जो होगी, आर्टरीज होगी, उनमें से ब्लड फ्लो को इवेलुएट किया जाता है। तो वो बेसिकली फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल पे सारा फिनोमेना जो है वो बेस कर रहा होता है। सारा उसका जो हमें आर्टरी में या वेन में जो वेलोसिटी पता चलती है, स्पीड पता चलती है ब्लड फ्लो की, वो हमें फिज़िक्स के प्रिंसिपल से पता चल रही होती है। डॉपलर शिफ्ट जो होती है बेसिकली उसके ज़रिए से। तो इसमें इतना बताया हुआ है। फिर जो फिज़िक्स एंड टेक्नोलॉजी की आगे आपको हेडिंग दी हुई है ना, उसमें बस इतना बताया हुआ है कि जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है आजकल यूज़ हो रही है, डिफरेंट नाम दे दिए, कंप्यूटर हो गए, स्मार्टफोन, MP3 प्लेयर्स हो गए, ये ट्रेन्स होगी, रोबोट्स हो गए, ये तमाम चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी पे बेस करती हैं और टेक्नोलॉजी फ़िज़िक्स पे बेस करती है। और आगे कुछ और नाम दे दिए हैं, एयरप्लेन्स जैसे हैं, इनमें जो टेक्नोलॉजी है वो फिज़िक्स के ऊपर बेस करती है। कंप्यूटर्स हो गए, पेट स्कैन्स हो गए, या न्यूक्लियर वेपन्स, ये तमाम चीज़ें फ़िज़िक्स पे बेस करती हैं। तो यहाँ पे आपका ये टॉपिक जो है इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स। इसको सेम आप उसी तरीके से बुक से खोल लें। ठीक है, बुक्स आप हम पढ़ते हैं, इसमें मैंने लिखा हुआ है गिव अ रीड, क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है। तो जो चीज़ मुझे समझ आ रही है कि इसमें MCQ के लिहाज से आ सकता है, क्वेश्चन के लिहाज से आ सकता है, तो वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगी। लेकिन जो ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स है इसको आपने जस्ट रीड देना है कि आपको उनकी ब्रांचेस का थोड़ा नाम पता हो और ये पता हो कि हम इस ब्रांच में क्या पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें बस इन्होंने ब्रांचेस के नेम दे दिए हैं डिफरेंट, उनको हम स्टडी कर लेते हैं। मैकेनिक्स है, ऑप्टिक्स, ऑसिलेशन ऑफ वेव, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एस्ट्रोफिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, ये इन ब्रांचेस के सिर्फ यहाँ पे नेम दिए हुए हैं, बाकी इसकी डिटेल नहीं दी हुई। बाकी आप ये कर सकते हैं कि इनके नेम से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है मैकेनिक्स में क्या स्टडी करेंगे। मैकेनिकल रिलेटेड वर्ड है ये। मैकेनिकल क्या होता है, जिसमें हम चीज़ों की मोशन पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स होगी रिलेटेड टू आई, रिलेटेड टू विजन। ऑसिलेशन एंड वेव्स, यानी कि वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी वाइब्रेटरी मोशन जो होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। थर्मोडायनामिक्स में हीट रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरैक्ट करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हम उसको बोलते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स क्या होगी, जो एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स इसमें हम पढ़ते हैं। तो इसके जितने भी सारे नेम हैं वो उससे रिलेटेड है कि उसमें हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसको बस आप रीड दे दीजिएगा, आपको इनके नाम पता होने
चाहिए। इसके बाद जो है हमारा थर्ड टॉपिक आ जाता है फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में मैंने क्या बताया है कि आपने डेफिनेशन पढ़नी है, उसको याद करना है, उनकी एग्जांपल पढ़नी है, उसको याद करना है। एमसीक्यू के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू में आइडेंटिफाई का क्या मतलब है कि एमसीक्यू आपको दिया होगा, स्टेटमेंट इस तरह से दी होगी कि आपको उसमें आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, नॉन फिजिकल कौन सी है। अब इसकी डेफिनेशन हम बुक से पढ़ते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि एमसीक्यू में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब बुक पे देखें, बुक पे इन्होंने डेफिनेशन दी है कि फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर नहीं किया जा सकता। तो जो मेजर कर सकते हैं हम वो कौन से हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। उनकी एग्जांपल पढ़ें, लेंथ है, मास, टाइम, डेंसिटी, टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि हम इनको मेजर कर सकते हैं, इनको डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ है, हम उसकी लेंथ जो भी आपको दी जा रही है चीज़, उसकी आपने लेंथ अगर मेजर करनी है, आप ऑफकोर्स उसको मेजर करके बता सकते हो। टेम्परेचर किसी चीज़ का मेजर कर सकते हो, इसी तरह से डेंसिटी मेजर कर सकते हो, टाइम बता सकते हो। तो ये सब चीज़ें फिजिकल हैं, ठीक है। और जो दूसरी हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिनको मेजर नहीं किया जा सकता, जैसे टेस्ट है, फीलिंग है, कलर है, इनको मेजर तो नहीं ना कर सकते। ये तो सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है, हम बता सकते हैं कि ये टेस्ट इस चीज़ का अच्छा है, बिटर है, सोर है, स्पाइसी है, स्वीट है, ठीक है। और फीलिंग इसी तरह से हम सैड फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, जिस तरह से आप एंग्री हो, तो ये तमाम चीज़ें आप मेजर तो नहीं ना कर सकते। तो इस वजह से ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। तो इस तरह एमसीक्यू में कैसे आ सकता है, बहुत ही सिंपल सा एमसीक्यू अगर कोई बनाना चाहे इसमें से, कि अगर आपको पिक करना हो ना, स्टेटमेंट दी हुई है कि इनमें से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो बाकी सारे ऑप्शन जो है वो नॉन फिजिकल के दे देंगे, लाइक टेस्ट, फीलिंग, कलर। टेस्ट हो गया, ठीक है, डेंसिटी, टाइम, मास। तो आपको जस्ट उसमें से चूज़ करना होगा कि कौन सा फिजिकल है, कौन सा नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये मतलब आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। सेकंड जो है इसी टॉपिक में पैराग्राफ अगला जो दिया हुआ है ना, वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इसको अगर पढ़ लें तो इसमें बस इतना सा लिखा हुआ है कि जो मेजरमेंट, हम जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं ना, तो उसमें दो पार्ट आ जाते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है और एक उसका यूनिट आ जाता है। यानी कि लिखा हुआ आपको अगर मैंने लिखा हुआ है 25 सेकेंड, ठीक है, एस जो है वो सेकंड के लिए हम यूज़ करते हैं, ये टाइम का यूनिट है। तो इसका क्या ये जो है न्यूमेरिकल वैल्यू और ये इसका यूनिट है। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में ये दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसी तरह से किसी चीज़ की लेंथ है 15 मीटर, तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू और न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड आ गया और ये इसका यूनिट आ गया। तो इसमें बस इतना ही लिखा हुआ है। आगे जो इन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ कि लेंथ किसी पर्सन की 1.65 मीटर्स है, तो 1.65 जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, मीटर उसका जो है वो यूनिट है। तो फुट में या इंचज़ में मेजर करना चाहे तो वो डिफरेंट हो जाएगा। तो बस इतना बताया हुआ, किसी भी मेजरमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए अप्रोप्रिएट यूनिट होना चाहिए और जिसकी मदद से हम साइज किसी भी क्वांटिटी का बता सकें, ठीक हो गया। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है बुक में वो है बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इनमें आपने क्या करना है, दोनों की डेफिनेशंस, दोनों की एग्जांपल्स अच्छे से याद कर लेनी है ताकि आपको आइडेंटिफाई करना आ सके। बेस जब आप याद कर लेंगे ना, क्योंकि बेस है ही 7, ठीक है, बेस जो क्वांटिटीज़ हैं, डिराइव तो ज़्यादा सारी है ना, तो बेस जब आपको 7 अच्छे से याद होगी ना, तो आप आइडेंटिफाई कम से कम आसानी से कर लोगे कि बेस आपको 7 पता है, तो उसके अलावा जो भी आएंगी वो डिराइव्ड होंगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जांपल आ जाएगी, तब तो आपको वो अच्छे से आनी चाहिए। तो इन्होंने जो है ना इस टॉपिक में फ़िलहाल इतना इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई, ना ही सही से डेफिनेशन बताई हुई है। इसके बाद जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स टॉपिक आ जाता है ना, उसके बाद फिर इन्होंने बेस और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, बेस और फिजिकल जो है ना, बेस और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ और बेस एंड डिराइव फिजिकल यूनिट्स, उनके बारे में ज़्यादा आगे जाके एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें बस इतना बताया हुआ है, 2-3 नाम ले लिए बेस क्वांटिटीज़ के कि इनको हमने सिलेक्ट करके डिराइव्ड फिर इनमें से निकाली हैं। तो इसको आप बेशक स्किप कर दें इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि आगे ये जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स वाला टॉपिक है, इसके बाद आगे डिटेल में बेस और डिराइव्ड क्वान्टिटीज़ या बेस एंड डिराइव्ड यूनिट्स जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं जो कि है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब आप अपनी बुक पे देखें, इसमें लिखा हुआ है अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स फॉर ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि हमारे पास एक कंप्लीट सेट है जिसमें यूनिट्स हैं तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के, कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आज तक डिस्कवर हुई हैं, ठीक है, उन सब की यूनिट्स हमने एक ही सिस्टम में रख दी हैं। उसका नाम इन्होंने दे दिया था सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन ये होगी। अब इसका हम पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ नेम क्या है, यानी कि ये जो हमने नेम दिया है इस सिस्टम को कि ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, या जो हम SI यूनिट जिसको बोलते हैं, तो ये ओरिजिन कहाँ से हुआ था, डिराइव कहाँ से ये नाम हुआ था। इसमें कहने के जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसको हम SI भी बोलते हैं, ये बेसिकली फ्रेंच नेम से निकला था जो कि था सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, और उसका मतलब होता था कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये बेसिकली इसका ओरिजिन हो गया। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो अब आपको बेस यूनिट्स दिए हुए हैं। 6 जो टॉपिक मैंने लिखा हुआ है SI बेस यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेस यूनिट्स भी कवर इसमें हो जाएगा, बेस क्वांटिटीज भी इसी में कवर हो जाएंगी। यूनिट्स क्या है, क्वांटिटीज के लिए ही यूनिट्स है ना। तो पहले बेस क्वांटिटीज देख लेते हैं इन्होंने क्या हमें दिया हुआ है। ओके, तो इन्होंने लिखा हुआ है कि जो सिस्टम इंटरनेशनल है ना, वहाँ पे 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने चूज़ किया था बेस के तौर पे, और फिर जो उनके यूनिट्स है ना, बेस क्वांटिटीज़ के यूनिट्स को बेस यूनिट्स बोलेंगे। अब बेस क्वांटिटीज़ चूँकि 7 है तो बेस यूनिट्स भी 7 हो जाएंगी, ठीक है। और बस इसमें इतना ही लिखा हुआ है कि जितना जो भी SI यूनिट है उनको बहुत ही केयरफुली बनाया जाता है, डिफाइन किया जाता है, ताकि जो भी मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हो और रिप्रोड्यूसेबल हो। अब इसके साथ जो टेबल 1.1 दिया हुआ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको नेम बताया हुआ क्वांटिटी का, फिर उसका सैंपल बताया हुआ है, फिर उसका यूनिट का नेम बताया हुआ है, फिर उसके यूनिट का सैंपल बताया हुआ है। तो ये सारी बेस क्वांटिटीज है 7 जो यहाँ पे दी हुई है। लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस और लाइट इंटेंसिटी, ये 7 बेस क्वांटिटी है पत्थर पे लकीर। इसके अलावा कोई भी बेस क्वांटिटी नहीं है। तो ये आपको अगर 7 आ गई ना, तो इसका मतलब है इसके अलावा जो भी आपसे पूछी जाएंगी वो डिराइव्ड होंगी। ये नाम आपने रट लिए तो बाकी जितने भी हैं वो डिराइव्ड में आ जाएंगे। तो इनके नाम याद रखने, इनके सैंपल याद रखने हैं, और हर बेस क्वांटिटी का अपना बेस यूनिट है तो वो यूनिट भी आपने याद रखना है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बेस यूनिट्स और बेस क्वांटिटीज हमने पढ़ ली। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है कि SI सिस्टम में जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले ना, अब जैसे मैंने आपको बेस क्वांटिटीज़ का बताया कि बेस क्वांटिटी 7 है तो बेस यूनिट्स भी 7 होंगे। लेकिन आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ है ना, उनका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है कि मैं कहूँ कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बस 20 हैं, सिर्फ 15 है, सिर्फ 10 है, ऐसा नहीं है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ इनफाइनाइट हैं, क्योंकि ये ऐड होती रहती हैं, और जो बेस क्वांटिटीज़ है ना, हम उनको डिफरेंट तरीक़ों से मल्टीप्लाई डिवाइड करके डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ हैं वो बना सकते हैं। तो इस तरह से बेस तो वही 7 रहेंगी। तो उन बेस को यूज़ करके मल्टीपल डिराइव्ड यूनिट्स, मल्टीपल डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाई जा सकती हैं। तो इस वजह से डिराइव्ड क्वांटिटीज को कभी भी फिक्स्ड नंबर नहीं दिया जाता। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज इनफाइनाइट है, डिराइव्ड यूनिट्स भी इनफाइनाइट हैं, ठीक है। और इसमें क्या लिखा हुआ है, बस ये लिखा हुआ है कि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है ना, उनको हम बेस क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करके हासिल करते हैं। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज जो होती हैं वो सिर्फ 7 बेस यूनिट से ही डिराइव्ड की जा सकती हैं। आगे इनमें एग्जाम्पल दी हुई है। टेबल जो 1.2 है, सेम जैसे ऊपर बेस के लिए था कि पहले इन्होंने डिराइव्ड क्वांटिटीज दे दी, उनका यूनिट, उनका सैंपल दे दिया, फिर डिराइव्ड यूनिट्स दे दिया, फिर उनका सैंपल दे दिया। तो इनको आपने अच्छे से कर लेना। अब यहाँ पे तो इन्होंने टोटल जो है ना वो 8 दिए हुए हैं, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स 8 है। मैंने आपको पहले भी बताया, अभी दोबारा बता रही हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है समरी के लिए, सम अप करने के लिए, कि बेस क्वांटिटीज़ जो है या बेस यूनिट्स वो 7 है, ठीक है। ये पत्थर पे लकीर हो जाएगा। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं या डिराइव्ड यूनिट्स हैं वो इनफाइनाइट हैं। और फिजिकल क्वांटिटीज़ आपसे पूछा जाए तो वो भी इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस भी आती हैं और डिराइव्ड भी आती हैं। तो बेस तो आपको पता है 7 है, लेकिन डिराइव्ड तो इनफाइनाइट है ना। तो 7 और इनफाइनाइट मिला के आपने इनफाइनाइट ही कहना है, क्योंकि हमें नहीं पता कि टोटल फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ में बेस भी आती है, डिराइव्ड भी आती हैं। बेस तो हमें पता है 7 है, लेकिन हमें डिराइव्ड नहीं पता, तो टोटल जो है फिर हम नहीं बता सकते उसके बारे में श्योरिटी से कि फिजिकल क्वांटिटीज़ टोटल अभी कितनी है। तो इस वजह से MCQ में अगर आता है तो आपने ये वाले 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बहुत अच्छे से इसमें याद रखने हैं। बाकी इनकी एग्जांपल्स आपको अच्छे से आनी चाहिए इसमें। इसके बाद जो अगला टॉपिक है 8th आपकी बुक के हिसाब से, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, इसके लिए जो है आपने डेफिनेशन ऐसे से पढ़नी है, ठीक है। डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है इन्होंने। बस इतनी सी डेफिनेशन दी हुई है कि जो साइंटिफिक नोटेशन है ना,
इसकी बेहतर ये जो डू यू नो में दी हुई है ये बेहतर एग्जांपल है कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या साइंटिफिक नोटेशन है वो किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करती है कि हम उस नंबर को प्रोडक्ट लिखते हैं। किस तरीके का प्रोडक्ट कि एक नंबर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 10 लगा के उसकी पावर में लगा देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, जो भी आपको वैल्यू दी हुई है ना, आपने उसके ज़ीरोज़ काउंट कर लेने हैं और उन ज़ीरोज़ को 10 की पावर में लिख लेना है। बस ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगी, या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम बोलते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है, जो सेकंड लाइन है आपकी इस टॉपिक में 88 लिखा है और 88 के बाद इतने ज़्यादा ज़ीरोज़ हैं, वो उन्होंने एक बार काउंट किए तो वो 25 ज़ीरोज़ बनते हैं। तो हम इसको ईजिली कैसे लिख सकते हैं, 88 लिखें मल्टीप्लाई 10 लिखें, 10 की पावर में जितने ज़ीरोज़ हैं 25 बस उतने लिख दें। ठीक है, तो इन्होंने साथ आगे फार्मूला दिया हुआ है मैंटिसा मल्टीप्लाई 10 एक्सपोनेंट। मैंटिसा का मतलब जो हमारी वैल्यू है बेसिकली, ठीक है, और 10 लिखना है आपने और साथ में एक्सपोनेंट में लिख देना जितने भी ज़ीरोज़ आ रहे हैं। और सेकंड मैंने इसकी यहाँ पे लाइन क्या लिखी है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या मतलब, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो साइंटिफिक नोटेशन आपको लिखनी, कोई वैल्यू दी हुई है उसको साइंटिफिक नोटेशन में उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना कैसे आएगा, सिर्फ प्रैक्टिस से आएगा, देखने से नहीं आएगा। तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हमने जो करने हैं तो इसमें मोस्ट न्यूमेरिकल जितने भी होते हैं हमें आंसर उनके साइंटिफिक नोटेशन में ही देने होते हैं। समटाइम्स कैलकुलेटर आपको 2-3 पॉइंट्स डिफरेंट आंसर देता है, और आपको अगर आंसर जो है उन्होंने पूछा हुआ है कि आपने मिली प्रीफिक्स में देना है, गैगा में देना है, मेगा में देना है, तो आपको उसी में जब कन्वर्ट करना होता है तो कैलकुलेटर से करना मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा बहुत आपको साइंटिफिक नोटेशन इतनी प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए कि आप 1-2 पॉइंट्स आगे मूव करो तो आप उसकी पावर में मिस्टेक ना करो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है MCQ के लिए भी और इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स के लिए भी। यहाँ तक हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक है प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन इसकी पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है, अ मैकेनिज्म थ्रू विच नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन पावर ऑफ 10 दैट आर गिवन अ प्रॉपर नेम इज कॉल्ड प्रीफिक्स। साइंटिफिक नोटेशन में हमने क्या देखा कि जो भी बड़ी वैल्यू है, थोड़ी लार्ज वैल्यू है, उसके ज़ीरोज़ इतने ज़्यादा लिखने के बजाय हम उसको 10 की पावर में लिख दिया करते हैं। अब वो जो 10 की पावर में आपने लिखा ना, लेट्स सपोज हमने कोई भी वैल्यू जो निकाली थी ना, वो 10 की पावर 10 की पावर +3 बन रही थी, यानी कि 25 लिखा था और साथ में आगे 3 ज़ीरोज़ लिखे हुए थे, तो हम इसको 25 10 की पावर +3 लिख सकते हैं। ठीक है, ये साइंटिफिक नोटेशन है यहाँ तक। अब एक और आसानी हमने करने के लिए कि मुझे ये 10 की पावर 3 भी ना लिखनी पड़े, इसकी जगह मैं कोई सैम्बल यूज़ कर लूँ, तो वो जो सैम्बल का यूज़ करना है ना, बेसिकली वो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्सेस के डिफरेंट नेम्स हैं और उनके डिफरेंट सैम्बल हैं। तो जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स लिखते हैं या किसी का आंसर बताना होता है तो हम उसकी पूरी फॉर्म नहीं लिखते। ये मिसाल के तौर पर जैसे भी प्रीफिक्सेस आप याद करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 10 की पावर जो +3 है वो प्रीफिक्स किलो की होती है, किलो जो प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर +3। तो आप आंसर में 25 किलो नहीं लिखते बल्कि हम 25 के लिख देते हैं, किलो की जगह के लिख देते हैं। इस तरह हर प्रीफिक्स की अपनी वैल्यू है, अपनी उसका सैम्बल है, अपना उसका नाम है। तो ये आसानी के लिए, ये साइंटिफिक नोटेशन भी एक आसानी है, उससे मजीद आसानी के लिए प्रीफिक्सेस डेवलप की गई। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि वो मेथड जिसमें हमने 10 की पावर में कोई भी वैल्यू लिखी हुई है तो उसको हम एक नेम दे देते हैं, तो ये प्रीफिक्स हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। इसका आगे जो लाइन 2-3 बताई हुई हैं उसमें इसका सिग्निफिकेंस बताया हुआ है, इसकी इंपॉर्टेंस बताई हुई है कि हम प्रीफिक्सेस को क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें आप पढ़ें तो उन्होंने इतना बताया हुआ है कि जो प्रीफिक्सेस है ना, वो हमारी न्यूमेरिकल जो वैल्यू है उसको बहुत ही ईजी बना देती हैं, उसको कन्वीनियंट कर देती हैं। और जो साइंटिफिक नोटेशन है जिस तरह से उसने भी ईजियर बना दिया था, तो हम जितने भी लार्ज नंबर्स हैं उनको बहुत ही कन्वीनियंटली लिख सकते हैं, कन्वीनियंटली यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो टेबल दिया हुआ है 1.3 का, वो सारा प्रीफिक्स का है। ये आपको नहीं आएगा तो आपको प्रीफिक्सेस नहीं आएंगी, प्रीफिक्सेस नहीं आएंगी तो आप न्यूमेरिकल्स में एंड पे 1-2 नंबर अपने लाजमी कटवा लेंगे। ठीक है, तो आपने ये जो टेबल है इसको अच्छे से याद करना है। सारी प्रीफिक्सेस दी हुई हैं इसमें, नेगेटिव वाली भी पॉजिटिव वाली भी। आप इसको आसानी से इस तरह से कर सकते हैं कि एक बार आप पॉजिटिव वाली सारी याद कर लें और फिर सेकंड बार जो है आप नेगेटिव वाली याद कर लें। इनके नेम याद करने हैं, इनके सैम्बल जो दिए हुए हैं और जो इनकी वैल्यूज़ दी, ज़्यादा हम इनके सैम्बल्स ही यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल में, और आपको इसकी वैल्यू अच्छे से आनी चाहिए। और एंड पे इसके मैंने दोबारा लिखा है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन से रिलेटेड है। साइंटिफिक नोटेशन आएगी तो प्रीफिक्सेस आएंगी, और प्रीफिक्सेस कैसे आएंगे, जब ये टेबल अच्छे से आएगा। तो इसकी आपने लास्ट में प्रैक्टिस कर लेनी है। जैसे एग्जाम्पल इन्होंने बताई हुई है
फोर्स का हम यूनिट में न्यूटन में डिस्क्राइब कर देते हैं, लेकिन आपको ये भी बतानी है कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है, आप वर्ड डाउन, वर्ड टूवर्ड्स लेफ्ट, टूवर्ड्स राइट। ठीक है, तो ये अगर आप सिर्फ ये बता दोगे ना कि किसी भी बॉडी पे 25 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये बात आपकी कंप्लीट नहीं होगी, ये इनकम्प्लीट बात है। तो इसको पूरा करने के लिए आपने बताना है कि 25 न्यूटन की फोर्स जो है वो इस बुक पे लग रही है टूवर्ड्स डाउन, टूवर्ड्स अप डायरेक्शन, टूवर्ड्स अपवर्ड डायरेक्शन, टूवर्ड्स लेफ्ट या टूवर्ड्स राइट, तब ये आपकी बात कंप्लीट होगी। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हमें बात कंप्लीट करने के लिए, किसी को समझाने के लिए डायरेक्शन भी साथ बतानी पड़ेगी, वो वेक्टर क्वांटिटीज होंगी। तो इनकी एग्जांपल दी हुई है, जैसे यहाँ पे फोर्स होगी, वेट हो गया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इन सब को जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज में आ जाता है। इनका डिफरेंस का क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एडिंग वेक्टर क्वांटिटीज। एडिंग वेक्टर क्वांटिटीज में सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन बताई हुई है रिजल्टेंट वेक्टर की या वेक्टर एडिशन की। इसको पढ़ लेते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि वो प्रोसेस जिसमें हम 2 या मोर वेक्टर्स को कंबाइन करके सिंगल वेक्टर बना देते हैं। ज़्यादा सारे वेक्टर हैं, आप उन सबको कंबाइन कर रहे हो, उनको ऐड कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कि हमने वेक्टर एडिशन की है। ठीक है, वेक्टर एडिशन की है, और जो एक वेक्टर सिंगल बन गया है ना, अब सबको कंबाइन करने के बाद उस एक सिंगल वेक्टर को रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। ठीक हो गया, और ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इसके बाद हेड टू टेल रूल। यहाँ पे जो आपकी 1 2 3 जो थर्ड लाइन बन रही है ना आपकी इस बुक में, जो टॉपिक लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कि वेक्टर्स में बी एडिड ज्योमेट्रिकली बाय ड्राइंग देम टू अ कॉमन स्केल एंड प्लेसिंग देम हेड टू टेल। Joining the tail of the first vector with the head of the last will give another vector which will be its resultant vector। तो ये चीज़ हेड एंड टेल रूल में आ जाएगी। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है कि हेड एंड टेल रूल क्या है, तो आपने यहाँ से लिखना है कि हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे ज्योमेट्रिकली, हम उनको ऐड करते हैं, ड्रॉ करते हैं कॉमन स्केल पे, और उनको हम इस तरह से प्लेस करते हैं हेड टू टेल। यानी कि एक हमने कंसिडर किया ये एक वेक्टर है, ये इसकी टेल है, ये इसका हेड है। अब जो अगला वेक्टर है ना, ये इसकी टेल इसके साथ आएगी, तो ये इसका हेड था, ये इसकी टेल, तो हेड टू टेल हम इस वजह से इसको बोलते हैं हेड टू टेल रूल। अब ये इसका हेड है, अगला जो वेक्टर ड्रॉ करूंगी उस वेक्टर की टेल इसके साथ आएगी, तो ये हेड टू टेल हो गया। तो इस वजह से हम इस रूल को हेड टू टेल रूल बोलते हैं। तो एक रिजल्टेंट वेक्टर जब हमने एंड पे लगाना होता है, तो वो क्या होता है कि वो इन सबको कंबाइन करके हम एक रिजल्टेंट बना रहे होते हैं। और यही जो हेड टू टेल रूल की डायग्राम आपको यहाँ पे फिगर 1.5 में दी हुई है, फिगर 1.6 में दी हुई है, इनकी आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप इसको ओपन कर लें, तो इसमें सबसे पहले जो बताया हुआ है ना, एक पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पे ना, इसका हमें बताया हुआ है कि जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी हमें नीड क्या है, ज़रूरत क्यों है, क्या है। तो वो लिखा हुआ है कि फ़िज़िक्स में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो वो सब मेजरमेंट्स पे बेस कर रही होती हैं, और मेजर चीज़ों को करने के लिए हमें कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा ना, जो कि स्टैंडर्ड हो। ऐसा नहीं कि हर कंट्री में या हर रीजन में अपनी ही मेजरमेंट चल रही हो। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड चीज़ बनाएगी, इंस्ट्रूमेंट बनाए गए थे जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिनको बोला गया। जिस तरह से स्केल फ़िलहाल आपके पास है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल में दूं तो वो सेंटीमीटर में मोस्टली हमारे पास होता है, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपने पेपर पे मार्जिन लगाने के लिए। ठीक है, उसकी मैं बात कर रही हूँ, तो वो सेंटीमीटर में होता है। तो इसी तरह से डिफरेंट मीटर रूल्स होते हैं, डिफरेंट बाकी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो हर किसी के जो भी स्केल है ना, वो सब में स्टैंडर्ड होता है, सेम होता है। और साथ में यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है लीस्ट काउंट की, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। लीस्ट काउंट क्या है, ये मिनिमम वैल्यू है जो कि मेजर की जा सकती है स्केल ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पे। यानी कि जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, वो इससे छोटी मजीद वैल्यू को मेजर नहीं कर पाएगा, तो उसको हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। इसके बाद जो आपको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले दिया हुआ है वो है मीटर रूल और मेजरिंग टेप। मीटर रूल और मेजरिंग टेप में आपने क्या करना है कि पहले अगर मीटर रूल के बारे में पढ़ लें, तो मीटर रूल की सबसे पहले इन्होंने लेंथ बताई हुई है। ठीक है, लेंथ जो है आपने इसके पहले देख लेनी है कि मीटर रूल की जो लेंथ है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है। फिर इन्होंने टोटल डिवीजन्स जो है वो 1000 डिवीजन्स इसमें आती है, और उन डिवीजन को हम क्या बोलते हैं, मिलीमीटर्स बोलते हैं। और लीस्ट काउंट इसका कितना है, ये लीस्ट काउंट इन्हीं 4 पॉइंट्स के हिसाब से आप इसको जो है वो टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इसका लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर का बताया हुआ है। फिर मेजरिंग टेप पे आ जाते हैं। मेजरिंग टेप पे सबसे पहले इसका पर्पज़, इसका यूज़ बताया हुआ है। कह रहे हैं कि जो मेजरिंग टेप है ना, ये एक फ्लेक्सिबल रूलर है जिसको लार्ज डिस्टेंस मेजर करने के लिए, लार्ज लेंथ मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, इसकी कंपोजिशन क्या या कंस्ट्रक्शन क्या है, वो लिखा हुआ है कि ये जो है
रिबन ऑफ क्लॉथ होता है, प्लास्टिक, मेटल, फाइबर ग्लास का हो सकता है, उस पर मार्किंग्स बनी हुई होती हैं। और आगे इसकी सारी कंस्ट्रक्शन ही चल रही है कि टेप जो है वो यूजुअली हाउस हुई हुई होती है कॉम्पैक्ट केस में, और इसको हम जब यूज़ करना होता है तो पुल आउट करते हैं और बाद में इसको लॉक इन कर देते हैं इसकी प्लेस पे। जो मोस्ट कॉमन यूनिट्स हैं मेजरमेंट के, मेजरिंग टेप पे जो यूज़ होते हैं वो इंचेस हैं और सेंटीमीटर्स हैं, वो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट में आ जाएगा। और एंड पे वेरिएशन में क्या बताया हुआ है कि जो मेजरिंग टेप्स हैं वो वेरियस लेंथ्स में आ रही होती हैं, वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती हैं, फ्यू फीट से लेकर सेवरल मीटर्स तक वो रेंज करती हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ तक हमने मीटर रूल एंड मेजरिंग टेप पढ़ लिया।